तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जस्ट अभी जो प्रीवियस टॉपिक आपको बताए थे वो एक तरीके से क्रैश कोर्स का था, जिसमें हमने बहुत तेज़ी से आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया था। और हमने कहा था कि जहाँ हमने वो इंटरनल एनर्जी स्टॉप किया था, उससे आगे इंटरनल एनर्जी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डालेंगे। तो ये भी एक तरीके से मेरा क्रैश कोर्स टाइप ही है, काफ़ी तेज़, क्योंकि डिटेल्स हमने पूरा बताया हुआ था। पहले हमने आपको कहा था कि एक्चुअली लाइट की कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए इसको रीशूट करना पड़ रहा है। हम आपको अगेन इस वीडियो लेक्चर को डाल रहे हैं। तो आइए, जो बात हमने अर्लियर आपको डिस्कस किया था, पहले एक बार उनको बोल दे। तो हमने आपको वर्क रिवर्सिबल, वर्क इरिवर्सिबल का फॉर्मूला दे दिया था। फिर हमने आपको इंटरनल एनर्जी दिया था। इंटरनल एनर्जी जब हम आपको दे रहे थे तो हमने दो तीन बातें बहुत केयरफुली आपको कहा था कि ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे फर्स्ट चीज़ हमने बताया था कि अगर मान लीजिए आपका एक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस डिपेंडेंट होता है। बात बाकी वो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमारा mgh नहीं होता। फिर आगे हमने एक चीज़ और आपको बताया होगा कि भाई अगर किसी आइडियल गैस को आप आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उनकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। वजह यह है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, टी में कोई चेंजिंग ही नहीं आ रहा है। तो दैट इज़ वाई हम लोग इन चीज़ों को अर्लियर बता चुके हैं। अब उन्हीं चीज़ों को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए इंटरनल एनर्जी के आगे की बातों को ज़रा हम कंटिन्यू करें। चलिए अब ज़रा आगे कंटिन्यू करें। पहली चीज़ ज़रा एक बहुत केयरफुली जानिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं होता है, ये ऑलवेज चेंज इन की फॉर्म में निकाला जाता है। चेंज इन का मतलब है फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वैसे पूरी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी में आप पढ़िएगा, जो हम लोग आगे एंथैल्पी पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे, गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे, उन सारे में हम लोग उनका चेंज ही पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू पर हम लोग केयर नहीं करते हैं। फिर एक चीज़ और है हमारा कि इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। ये हमारा सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, हमें सिर्फ वहीं कॉन्सेंट्रेट करना है। ये इनिशियल और फाइनल आपने ऑब्टेंड कैसे किया है, इन चीज़ों को हमको केयर नहीं करना होता है। क्लियर है? अब आ जाइए, अगर ये इंटरनल एनर्जी है तो यूनिट इसका जो एनर्जी का होगा वही होगा। अगर आप मोलर इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो तो यूनिट में अगर जूल है तो जूल पर मोल आ जाएगा, मतलब एक मोल के लिए आप वो इंटरनल एनर्जी बताओगे। क्लियर? अब आइए ज़रा हम लोग इंटरनल एनर्जी के एक कॉन्सेप्ट को समझे, जिससे हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया था। तो आइए ज़रा देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये गैस है, इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी E1 है। आप E1 लिखो, U1 लिखो, चलेगा। यह इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। और आपने किया क्या है, इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड किया है। क्लियर है? और आप इस पर W वर्क परफॉर्म कर रहे हो, डन ऑन द सिस्टम। यही हमारा सिस्टम है, इस पर आप वर्क कर रहे हो, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। अर्लियर हमने बताया होगा कि भाई हमारा इंटरनल एनर्जी जिन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसमें एक हीट था, एक मैकेनिकल वर्क था, वही मैकेनिकल वर्क हमारा पीवी होता है, और तीसरा सॉलिड की हीटिंग था। अगर आप एक सिस्टम पर Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। अगर आप उस पर W वर्क कर रहे हो तो वर्क अगर हीट की फॉर्म में चेंज हुआ है तो अगेन उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। मतलब सिस्टम अगर इनिशियली E1 या U1 इंटरनल एनर्जी पर था, तो अब उसका फाइनल इंटरनल एनर्जी E1 या U1 नहीं रहना है, क्योंकि आपने दो फैक्टर्स को चेंज किया है। क्लियर है? तो हम लोग मान लेते हैं कि Q हीट ऐड करने के कारण या W वर्क परफॉर्म करने के कारण हमारा जो नया इंटरनल एनर्जी है वो E2 हो जाता है। तो आइए हम लोग लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस
W कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो एक आदत है। Q स्मॉल हम लोग हीट को लेते हैं। दिस इम्प्लाइज E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इम्प्लाइज del E इज इक्वल टू Q प्लस W। बहुत केयरफुली एक लिटरेचर को सुनिएगा। यह हमारा एक स्पेशल केस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। दिस वन इज नॉट अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज आप सिस्टम पे हीट ऐड ही करो, और ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज सिस्टम पर आप वर्क करो ही। हो सकता है सिस्टम हीट रिलीज कर रहा हो सकता है सिस्टम हमारा वर्क कर रहा हो। तो बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनता है वो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। del E इज योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस माइनस हीट या तो ऐड करो या तो हीट को रिलीज करे प्लस माइनस W, या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम या तो वर्क डन बाय द सिस्टम। यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत केयरफुली अगर आप देखिएगा तो इसी लॉ का वो एक जनरल फॉर्म आया है, del E इज इक्वल टू Q प्लस W। क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहना चाहता है ये आपको बता दिया। बढ़ा जाए आगे। अब आइए हम लोग इंटरनल एनर्जी डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या होता है उनको ज़रा जानते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमारा है हम लोग लिख कर रख लेते हैं। तो del U इज इक्वल टू प्लस माइनस Q प्लस माइनस W। हम लोग फर्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है तो del T इज इक्वल टू 0 होगा, अर्लियर बताया हुआ है। अगर गैस आइडियल है, इफ गैस इज आइडियल, पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं है, del T 0 है, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो इसका मतलब है कि del U 0 होगा। और अगर del U 0 होगा तो Q प्लस W इज इक्वल टू 0 होगा। आइए जरा देखा जाए, बातों को और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 100 जूल हीट एनर्जी इज एडेड, हीट एनर्जी इज एडेड टू द सिस्टम। अब आइए, रिजल्ट आपको पता है कि del U 0 होना है, हीट ऐड कर रहे हो प्लस माइनस W। दिस इम्प्लाइज वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 जूल होगा, तभी del U 0 होगा। मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं वो सुनिएगा। आप जितना सिस्टम पे हीट ऐड करोगे वो टोटल का टोटल, अगर आइडियल गैस है तो इस लिटरेचर को केयर कीजिएगा, जितना आप सिस्टम पे हीट ऐड करोगे वो टोटल का टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब हीट आप ऐड कर रहे हो तो पॉजिटिव साइन, और वो जो हीट रिलीज किया उससे सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव साइन, और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड उतना ही है। तो आप बताइए, एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाएगा, तो दोनों ऐड होकर के ऑब्वियस सी बात है कि del U को 0 बना देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम्पल आते हैं जिसमें जनरली बच्चे गलती करते हैं। तो आइए ज़रा उन चीज़ों को हम समझें। वो है हमारा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, लाइक फ्यूजन, लाइक वेपराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जनरली बच्चे गलती करते हैं। समझते हैं जरा उन बातों को। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। हम एक फ्यूजन का केस ले रहे हैं, हमारे एक आइस सॉलिड स्टेट में है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, हमने आइस में Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड किया है। बेटर तरीके से समझे इसलिए हमने Q को 100 जूल पर मोल ले लिया, मतलब 1 मोल के लिए। अब जो आपने ये 100 जूल पर मोल हीट ऐड किया है तो ये आइस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। पहली चीज़ दिमाग में आ गई कि इसका मतलब है कि जो हीट ऐड किया गया है वो सिस्टम ने स्टोर नहीं किया अपने पास। सिस्टम ने क्या किया कि उस हीट को यूज़ कर लिया और यूज़ करके अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लिया। अगर वो स्टोर्ड करके अपने आप में रखता तो टेम्परेचर चेंज हो जाता, लेकिन चूंकि उस एडिड हीट का कहीं ना कहीं उसने यूज़ किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वह टेम्परेचर को रेज नहीं करेगा। लाइक
हमें कोई पैसा दे और अगर हम मार्केट में उस पैसे को यूज कर जाए तो मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। बैंक बैलेंस मेरा तभी बढ़ेगा जब हम उस पैसे को स्टोर कर ले, कहीं खर्च ना करें। तो इसने क्या किया है कि अपनी 100 जूल पर मोल हीट एडेड अमाउंट को यूज करके अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लिया। इसका मतलब है कि टेम्परेचर में चेंज इस लिक्विड का नहीं हुआ है। बच्चे ने बोला क्यों नहीं हुआ सर? तो अभी हमने आपको बताया कि सिस्टम में तो वो एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं है, और अगर स्टोर्ड नहीं है तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ। बहुत केयरफुली सुनिएगा, बहुत केयरफुली बातों को सुनना। आइए तो जरा देखा जाए। डेल यू इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। बच्चा बोलेगा कि जीरो बराबर टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ सर, बराबर 100 आपने ऐड किया प्लस डब्ल्यू, दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 जूल पर मोल। चूंकि अभी आपने कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में रॉन्ग हो। बच्चे ने बोला क्यों रॉन्ग है सर? तो आइए, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, करेक्ट बात है, लेकिन एक बात जरा बताइएगा, ये आइडियल गैस था तो इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेट हो रहा है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी, हम कहाँ आपको बोले हैं कि इंटरनल एनर्जी इज ओनली समीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस, नॉट फॉर ऑल। अगर ऑल के लिए नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका काइनेटिक मान लीजिए जीरो हो गया, लेकिन पोटेंशियल तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि भैया नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज हो रहा है। नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा तो डेल यू कैसे जीरो हो जाएगा? इट मीन्स जो आपने ये कॉन्सेप्ट लगाया है ये रॉन्ग हो गया। मतलब याद रखिएगा, किसी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में प्रोसेस आइसोथर्मल होता है लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। क्लियर है बातें? याद रखिएगा आज के बाद, इन ऑल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस like a fusion, like a vaporization, they are isothermal process, but their del U is not equal to 0 because internal energy is not a summation of only internal energy is not single kinetic energy, it is summation of K plus P, and since its potential energy changes, that is why we can say del U is not equal to 0. क्लियर है बातें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। बढ़ा जाए आगे। यहाँ हमने क्या बताया कि ये आइसोथर्मल है, समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर रेज नहीं किया, टेम्परेचर रेज तब होता जब आइस में ही रह जाता, वो एनर्जी को वो स्टोर कर लेता, लेकिन उस एनर्जी को उसने यूज कर दिया है तो टेम्परेचर का चेंज नहीं होना है। क्लियर है? बढ़े आगे। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड फैक्टर पर, जिससे हमारा इंटरनल एनर्जी क्या आ जाए, तो वो हम लोग लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइए जरा समझा जाए आइसोकोरिक प्रोसेस को। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल V इज इक्वल टू 0 होता है, और अगर डेल V 0 है तो वर्क डन 0 होगा, और अगर वर्क डन 0 होगा तो डेल U इज इक्वल टू Q प्लस 0। मतलब आप जितना हीट ऐड करोगे वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और अगर इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा तो टेम्परेचर में चेंज आना है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो चेंज होगा एज वेल एज टेम्परेचर में भी चेंज होगा। क्लियर है बातें? मतलब अगर कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है, अर्लियर सारा आइसोकोरिक वगैरह बताया हुआ है, अगर कोई प्रोसेस आइसोकोरिक है और अगर आपने उसमें हीट ऐड किया है तो एडेड हीट वर्क में ट्रांसफॉर्म अपना कुछ अमाउंट भी नहीं करेगा, ठीक है? और नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो एडेड हीट वो टोटल का टोटल डेल यू में कन्वर्ट हो जाएगा। एक प्रीवियस और एग्जाम्पल में आ जाए, एक छोटी सी बात हमने समझाना थोड़ा नहीं समझा पाए थे। तो आइए, आपने लिखा है सॉलिड आइस है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आपने कहा भाई हम इसमें 100 जूल पर मोल एनर्जी दे रहे हैं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये भी 0 पे आ गया बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल। हमने कहा कि बिल्कुल सही बात आप बता रहे हो,
तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और इसका डेल यू कुछ मैग्नीट्यूड रख रहा है, सब मैग्नीट्यूड है इसके पास। इसका मतलब कि ये जो 100 आपने हीट ऐड किया है, वो 100 एडेड हीट उसने टोटल का टोटल सिस्टम वर्क करने में यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर सिस्टम टोटल का टोटल वर्क करने में यूज़ कर जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल यू ज़ीरो बन जाता, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं कि इसका डेल यू डिफरेंट होगा। इसका अगर E1 है तो इसका E2 होगा। मान लीजिए कि ये अगर आपका सपोज कर दो, एक एग्जांपल दे, ये अगर 80 जूल है तो ये वाला आपका, एक एज्यूम्ड एग्जांपल है, तो ये वाला आपका मान लीजिए 90 जूल आ गया। तो जो डेली है वो हमारा 10 का डेटा है और ये हमारा 100 है। इसका मतलब है कि 100 में 90 ही उसने यूज किया है वर्क में। जो 10 का मैग्नीट्यूड है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में उसने यूज किया। जबकि अभी आइसोकोरिक में हमने आपको क्या बताया, या जो आइडियल गैस का आइसोथर्मल था उसमें हमने आपको क्या बताया, आइसोकोरिक में हमने आपको बताया कि आप जितना हीट ऐड कर रहे हो वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। हमने आइडियल गैस के आइसोथर्मल में क्या बताया था कि भाई जितना का जितना आप हीट ऐड कर रहे हो वो टोटल का टोटल उतना ही मैग्नीट्यूड वर्क में चेंज हो रहा है, सिर्फ साइन उल्टा है। क्लियर है? लेकिन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये केसेस नहीं आती है। अब अगला अगर हम लोग आ जाए एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू जीरो होता है, और अगर Q जीरो है तो डेल यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू, मतलब आप जितना वर्क करोगे वो सारा का सारा वर्क इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। क्लियर? सारा कुछ आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, ये सारी प्रोसेसेस अर्लियर वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है। बातें समझ में आ गई यहाँ तक की? ये हमने बताया कि आखिर हमारा एप्लीकेशंस या डिफरेंट केसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बन सकते हैं। क्लियर है? अभी हमने अर्लियर आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी हमारा पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ये एक स्टेट फंक्शन होता है, वो सारा कुछ अर्लियर डिस्कस्ड है। तो आइए ज़रा उन बातों को समझे। ए से बी में जाने का हमारे पास 3 वे है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। पाथ 1 में भी डेल ई E2 माइनस E1 होगा, पाथ 2 में भी हमारा E2 माइनस E1 होगा, पाथ 3 में भी E2 माइनस E1 होगा। कहने का मतलब है कि तीनों में डेल ई का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, वो चेंज नहीं होना है, लेकिन वर्क डन और एडेड हीट वो आपका चेंज हो सकता है। मतलब वो अपने आप को कंपनसेट इस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर आपका आ रहा है पाथ 2 में डेल ई इज इक्वल टू 80, तो इसमें भी 80 ही रहेगा, इसमें भी 80 ही रहेगा। अब मान लीजिए कि इसमें आपने क्यू जो हीट ऐड किया है वो 100 किया है, हीट ऐड किए हो, और मान लीजिए कि उसने वर्क जो इस ये से किया है वो 80 20 कर लिया है, तो 80 आ गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप क्यू जो हीट ऐड कर रहे हो वो 120 कर रहे हो, मैग्नीट्यूड 80 ही आना है डेली का, तो इसका मतलब है कि इसका जो वर्क डन होगा वो -40 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया या नहीं आ गया? मतलब डेली ई वो चेंज नहीं होना है पाथ से। पढ़ा जाए आगे? आइए, हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया, जरा हम न्यूमेरिकल को रीड कर रहे हैं, सुनिएगा। इफ गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 10 लीटर टू 12.5 लीटर अगेंस्ट P external 1 atm, find PV work done if 1 liter atmosphere is equal to 101.26 joule। पूरा डेटा पढ़िएगा तो सिर्फ वर्क डन पूछ रहा है, तो हमने कहा था कि अगर सिर्फ वर्क डन हो तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बच्चा बोलेगा कि यस सर काफ़ी इजी है, वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इनटू डेल वी। हमने आपको पहले ही कहा था कि भाई पहले आप फॉर्मूला लिख लो, साइन बाद में सोचना। एक्सपांसन है, इसका मतलब है कि गैस काम कर रहा है, और अगर गैस काम कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। किस कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट में ये वर्क हो रहा है, तो 1 atm इंटू वी फाइनल 12.5 से 10 पे आ रहा है, तो 2.5 एटमॉस्फेयर लीटर इंटू 101.26 जूल इज योर आंसर। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, पहले जरा हम क्वेश्चन को पढ़ ले। तो 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस at a pressure of 10 atm expands isothermally into vacuum till its total volume is equal to 10 liter.
फाइंड वर्क एंड हीट। पहली चीज अगर आप देखिए तो भैया ये एक्सपांसन आइसोथर्मली हो रहा है आइडियल गैस का, तो डेल्यू तो जीरो होगा। क्लियर है? आइडियल गैस का एक्सपांसन आइसोथर्मली, तो डेल्यू जीरो। अब आगे बढ़े, वर्क, तो वर्क आप क्या बोलते हो, पी एक्सटर्नल इंटू डेल पी। एक बात हमें बताइए, कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, गैस को जो एक्सपांड होना है वो वैक्यूम में होना है, तो कुछ अपोज तो कर ही नहीं रहा है, कोई अपोजिंग चीज़ है ही नहीं। और अगर अपोजिंग नहीं है तो वर्क क्या करेगा, तो पी एक्सटर्नल इज योर जीरो इंटू डेल वी माइनस कर लीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। हमारा वॉल्यूम 10 लीटर है और ये 2 लीटर है, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाइए, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। डेल यू जीरो, वर्क जीरो, क्यू भी जीरो। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, समझिएगा। थर्ड प्रॉब्लम समझने वाला प्रॉब्लम है, फाइंड वर्क डन व्हेन 156 ग्राम पोटेशियम रिएक्ट विद H2। अब ये नहीं सोचेगा कि सर न्यूमेरिकल का लेवल यही है क्या। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि मेरे न्यूमेरिकल का लेवल ये नहीं होता है, ठीक है ना। मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स को कम से कम जो जेई एडवांस या मेंस के बच्चे होते हैं, मैं क्लास में डिस्कस भी नहीं करता हूँ ऐसे न्यूमेरिकल को। लेकिन चूँकि ये एक एलिमेंट्री हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसे 10th पास्ट बच्चे भी देखे और 11th पास्ट बच्चे भी देखे, मतलब जो अपीयरिंग है या जो पास्ट आउट है उनको भी फ़ायदा हो जाए, और जो करेंट है अभी 11th का स्टूडेंट है वो भी देखे। इसलिए हमने कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम को यहाँ रखा है। हमारा एक प्रॉब्लम सेगमेंट ही अलग होगा, उसमें हम काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। प्लानिंग आपको बताएंगे कि आप यही क्यों सोच रहे हो, क्योंकि हम लोग, जो मेरा मेन ये होता है बताने का, वो ये नहीं होता है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। हमारा मेन होता है अप्रोच बताने का कि आप यही चीज़ क्यों सोच रहे हो, या आपने जो सोचा है उस थॉट में आपकी एरर कहाँ है, ऐसा सोचने से आप गलत कहाँ हो। तो इसलिए दैट इज़ वाई अभी परेशान नहीं होइएगा। मान लीजिए कि अब कुछ जैसे कुछ वीडियो लेक्चर वगैरह हम डालते हैं तो किसी बच्चे का कमेंट आ जाता है कि ये तो 10th पास्ट बच्चों का वीडियो लेक्चर है। तो हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि ये वीडियो लेक्चर जो देख रहे हो वो सिर्फ इस ईयर के अपीयरिंग कैंडिडेट देखें, ठीक है ना। वो तो धीरे 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 आपका लेवल बढ़ता जाएगा, तो न्यूमेरिकल्स के लेवल भी अच्छे आएंगे। अभी फिलहाल इस न्यूमेरिकल को देखिए, तो हमारा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वर्क निकालना है। तो आइए हम लोग पहले लिख लें कि सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, QH aqueous प्लस हाफ H2 गैसियस। 156 ग्राम पोटेशियम, और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, तो ये हमारा 4 मूल आ गया। ये अगर हमारा 4 मूल है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मूल कॉन्सेप्ट है पता होगा, उसका ये आधा, तो दिस वन इज योर 2 मूल। गैस यही है, तो मतलब इवेपोरेट होने की टेंडेंसी, ऊपर जाने की टेंडेंसी इसी की होगी। और जब ये ऊपर जाएगा तो जो एक क्लोज्ड कंटेनर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, उस प्रेशर को ये अपोज करके बाहर जाने का टेंडेंसी रखेगा। दैट इज वाई H2 एक वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क किया है। क्लियर है? समझ में आ गया कि क्यों वर्क निकाल रहे हैं। अगर गैस होता ही नहीं, मतलब कोई चीज़ चैम्बर से निकलने, उस पी एक्सटर्नल का अपोज करने वाला कुछ होता ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वर्क नहीं निकालते। लेकिन यहाँ है हमारे पास, इसलिए हम लोग वर्क फाइंड कर रहे हैं। तो बात ये, अगर वर्क आप निकालोगे तो वर्क इज इक्वल टू एक्सपांसन हो रहा है गैस का, गैस बाहर जा रहा है, आप माइनस साइन लगाओगे पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। अब बच्चा बोलेगा कि सर डेल वी का तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो एक तो है कि वी इनिशियल हम जीरो मान ले और वी फाइनल निकाल ले, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी शेयर, उससे आ जाएगा। एक दूसरा बच्चा बोलेगा सर क्यों इतना हम वर्क करें, हम ये तो कर ही सकते हैं ना, एन आर टी। बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते हो। अब भाई H2 के कारण आपका वर्क हो रहा था H2 माइनस 2 इंटू, चूँकि वर्क एनर्जी के फॉर्म में आपने निकालना है तो आर का मैग्नीट्यूड पढ़े हुईएगा बेसिक कॉन्सेप्ट में, 8.314 इंटू टेम्परेचर। और न्यूमेरिकल में देख लीजिए क्या कहीं टेम्परेचर है। पोटेशियम रिएक्ट विद H2O एज फाइंड वर्क गिवन होगा, कहीं मिस हो गए होंगे, जरा एक बार आप न्यूमेरिकल को देख ले जी। यहाँ दिया हुआ है एट if temperature is equal to 300 Kelvin,
300 केल्विन, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे वर्क आ जाएगा। बहुत बच्चा बोलेगा कि सर फिर नीचे आ गया, हमें तो दिखाई नहीं, तो हम प्रॉब्लम हटाते हैं ऊपर से। क्या हमने बताया है ये ज़रा सुनिएगा, हमने क्या बोला है ये ज़रा सुनना। हमने कहा है कि भाई जो H2 गैस है हमारा, वो एक्चुअली उस गैस पर क्लोज्ड कंटेनर नहीं है, ओपन है, तो एक एक्सटर्नल प्रेशर तो एक्ट हो रहा होगा और H2 चैम्बर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, एस्केप्ड आउट। तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उसको तो वो अपोज करेगा ना, तभी तो वो बाहर जाएगा। तो H2 ने एक वर्क परफॉर्म किया है। अब वो वर्क जो परफॉर्म किया है वो हमारा एक्सपांसन है, तो माइनस बी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। बच्चा बोलेगा कि सर डेल वी वगैरह का तो हमारे पास आइडिया ही नहीं है। हम बोले काहे को इतना टेंशन ले रहे हो, पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। हम तो अर्लियर भी बताए हैं कि एनआरटी हमारा वर्क होता है, आप एनआरटी लगा लीजिए, माइनस एनआरटी। इन आपको पता है H2 के लिए निकाल रहे हो तो 2 मोल पता है। गैसेस स्टेट में आपने पढ़ा है कि भाई आर का मैग्नीट्यूड 8.314 जूल, सॉरी PV इज इक्वल टू NRT, तो R इज योर, अगर आप निकालिए तो हमारा आ जाएगा PV बाई NT, तो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये आपको पता है। ये फास्ट बोलने के चक्कर में थोड़ा R का यूनिट मिस हो गए थे, तो -2 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर आपके पास। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे, वर्क आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड केस में, हमारा था जब कंटेनर क्लोज हो। तो जब कंटेनर क्लोज है तो डेल वी तो होगा ही नहीं। जैसे ही H2 आया वो तो पूरे चैम्बर में आपका फैल गया, और अगर फैल गया तो वो तो बाहर निकल ही नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है तो डेल वी हो ही नहीं रहा है। और अगर डेल वी इज इक्वल टू 0 है तो वर्क 0 होगा। तो याद रखिएगा कि अगर आप कोई केमिकल इक्वेशंस स्टोशियोमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हो और गैस एस्केप्ड आउट नहीं हो रहा है, मतलब अगर कंटेनर क्लोज्ड है तो आप वर्क नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका डेल वी 0 हो जाएगा तो वर्क 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ओपन कंटेनर है तो जो गैस एस्केप्ड हो रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उसके अगेंस्ट में वो एस्केप्ड आउट हो रहा है, तो वहाँ एक वर्क परफॉर्म होगा। क्लियर है? उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, और न्यूमेरिकल्स वगैरह हमारा आएगा आगे के लेक्चर में, घबराना नहीं है। तो आज अभी इतना ही स्टॉप कर रहे हैं, फिर आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।